बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ पे हमें करने हैं। और एमसीक्यू पहला जो है वो है आपका व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन बॉडी। एंड आंसर है इसका एनर्जी स्टोरेज। तो प्राइमरी फंक्शन की जब बात हो रही है तो एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात की जाएगी। which one of the following is not a function of proteins? तो प्रोटीन का फंक्शन यहाँ पे क्या नहीं है? स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये तो फंक्शन नहीं है, बाकी सारे हैं। कैटलाइज भी करते हैं रिएक्शन को, एंजाइम सारे के सारे कैटलिस्ट हैं और ये प्रोटीनेशियस होते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट बॉडी में मसल्स हैं, लेकिन स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये आंसर होना चाहिए। What type of bond is responsible for primary structure of protein? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये आपका यहाँ पे काम में आता है। Which one of the following which one of the following is nitrogenous base is not present in RNA? Which one of the following nitrogenous base is not found in RNA? तो RNA के अंदर आपका थायमीन नहीं होता, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। What is the role of enzyme in biochemical reaction? What is the role of enzyme in biochemical reaction? तो biochemical reaction में ये आपका catalyze करते हैं, speed up करते हैं reaction को। Which of the following is an example of polysaccharide? तो polysaccharide का example है यहाँ पे cellulose। तो cellulose और आपका कौन सा होता है? स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तीन नाम है, ये ध्यान रखिएगा जो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। What is denaturation of protein? Denaturation of protein में क्या होता है? Loss of protein native structure। जो native structure है प्रोटीन का यही लॉस हो जाता है। तो प्रोटीन का यूं कह लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बस रिटेन होता है, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सब आपके लॉस हो जाते हैं। Which type of lipid is major component of cell membrane? खैर इसको जाने दीजिए, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आंसर, बट ये लिपिड्स हमारे कोर्स में नहीं है। What is the basic building of, बहुत पहले आता था ये, What is the basic building block of nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये मोनोमर कहलाता है। विच वाइटामिन, एमिनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन का। फैटी एसिड है फैट्स के, न्यूक्लियोटाइड है डीएनए आरएनए, और मोनोसेक्राइड है आपका किसका, जो आप डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स कह सकते हैं। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन एंड डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए। तो ये जनरल बातें थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? देखिए रिड्यूसिंग शुगर को जब भी पूछें तो आपसे ये कहा जाता है कि दे आर दो शुगर्स व्हिच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर में कन्वर्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को रेड पीपीटी में, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सारे एग्जांपल्स आपके कोर्स के रिड्यूसिंग हैं सिवाय एक के, और वो है सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? तो डीनेचुरेशन प्रोटीन की एक डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, इसको आप याद भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए, बहुत पूछा जाता है, अपनी किताब से भी याद कर सकते हैं। द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी? प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है या पीएच चेंज होता है। हाउ इज ऑक्सीजन रिप्लेनिश इन आवर एटमॉस्फेयर? ये फोटोसिंथेसिस से आप कह सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाई, व्हाट आर एनी टू गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? मिल्क कह लीजिए, एग कह लीजिए, सोर्सेज याद कर लीजिएगा, बहुत सारी हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स? तो न्यूक्लियोसाइड्स में आपका फॉस्फेट और शुगर की कॉम्बिनेशन होती है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों चीजें होती हैं। इट इज अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ nucleic acid and it is mainly composed of pentose sugar, phosphate group and a nitrogenous base जो प्यूराइंस और पायरिमिडीन्स होती हैं। How are carbohydrates classified? कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किस में किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट आपके बेसिकली क्लासिफाई होते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में तो आपके आ गए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेक्राइड में आपके कौन से आ गए? डाइसेक्राइड में आ गए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड में आपके आ गए
स्टार्च एंड सेलुलोज। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, आना भी चाहिए। और यहाँ पे चेक करिए, कार्बोहाइड्रेट्स जिसके 3 मेजर हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल जहाँ पे ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकते, इसका आंसर आप फ्रक्टोज दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, ये फर्दर इनके डाइजेशन होता ही नहीं, ये एंड प्रोडक्ट है बिल्कुल। और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड में तो वैसे 2 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, पॉली, मतलब पॉलीसेक्राइड यहाँ तक आ जाता है तो 10 से ज्यादा यूनिट जुड़े हो। तो मैं डाइसेक्राइड यहाँ पे 3 बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 नंबर होगा, एंड दैट विल बी सुक्रोज जो नॉन रिड्यूसिंग है, दूसरा माल्टोज और लैक्टोज, और यहाँ पे 2 आ जाते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ये तो प्लांट बेस्ड है। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड और मोस्ट अबंडेंट फूड स्टोरेज इसमें होती है। और जो एनिमल में पाया जाता है दैट इज ग्लाइकोजन। जितना चीनी शुगर हम खाते हैं वो सारी की सारी ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होती है। न्यूक्लियोसाइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड हो गया। व्हाट आर पेप्टाइड लिंकेज? डिफाइन द फॉलोइंग। तो पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, 2 एमिनो एसिड्स के बीच में जो CONH बॉन्ड होता है, मैं आप यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जो CONH बॉन्ड होता है, देखिए एक एमिनो एसिड है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे NH2, H2N, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे H ले लो या एल्काइल ग्रुप ले लो, आपकी मर्जी है। एक और इसी तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे R, यहाँ पे N, मैं इसको H और H ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे COH। तो यहाँ से H और यहाँ से OH हटा दो, तो CO और NH बॉन्ड ये जो बनता है, C डबल बॉन्ड O NH, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आप बुकिश याद करो, वर्बली नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे, और डीनेचुरेशन अभी बताया कि द प्रोसेस ऑफ इन विच protein loses its biological activity due to change in pH and temperature of solution. List the reaction of glucose that cannot be explained by open chain structure. आप 2 याद कर लो, एक रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड याद कर लीजिए, ठीक है, और एक ही याद कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे उसमें आता नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन होती, लेकिन मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, 3-4 एग्जांपल हैं इसमें। पेंटा एस्टेट वाला याद कर लीजिए, जिससे OH ग्रुप पता चलता है। राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के मेन फंक्शन क्या है भाई? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चरल पार्ट भी है, जैसे हम सेलुलोज वुड के फॉर्म में यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो स्ट्रक्चरल फीचर, कपड़े भी पहनते हैं, क्लोथिंग भी मिलती है, जैसे कॉटन फाइबर, तो ये भी सेलुलोज का बना होता है। तो क्लोथिंग हो गया, एनर्जी, मेन फंक्शन तो एनर्जी है, और प्रोटेक्शन और क्लोथिंग, 3 फंक्शन है। What happens when D-glucose is treated with following reagents? एक मैं फाइल खोल लूं ताकि आपको बाइल इसकी रिएक्शंस भी दिखा दूं। ये फाइल अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, मैं ये अपलोड कर देता हूँ। बायोकेमिकल, इसकी बायोमॉलिक्यूल्स की रिएक्शन है। तो हमसे कौन सी पूछी है? पहले हमसे पूछी है
HI के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और HNO3 के साथ। मैं तीनों दिखा देता हूँ। देखिए HI के साथ ये ग्लूकोज है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, N-हेक्सेन में। इससे पता चलता है कि 6 कार्ब एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। दूसरा NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन था, हाँ नहीं, ब्रोमीन वाटर और HNO3। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन है, जो CHO ग्रुप है यहाँ पे इसका, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH ग्रुप में। ब्रोमीन वाटर के साथ CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोनिक एसिड। और तीसरा था आपका HNO3। HNO3 के साथ क्या है, ऊपर वाला CHO तो COH में कन्वर्ट होगा, CH2OH भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा सैकेरिक एसिड में, कंसंट्रेट HNO3 के बेंच में। तो सैकेरिक एसिड में दोनों तरफ COH होता है, अगर एक तरफ COH है तो ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये 3 रिएक्शंस आपके यहाँ पे बनते हैं। Why are carbohydrates generally optically active? ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बेटम की प्रेजेंस है। अब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही देख लीजिए यहाँ पे, एक ग्लूकोज का सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं जो हम जनरली बना रहे हैं। तो CH डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बेटम, 5 कार्बेटम और ये 6 कार्बन। यहाँ पे एक तरफ OH कर दो, इधर H लगा दो, इधर भी H लगा दो। अब मैंने कहा ना पहले, हर कार्बेटम पे H और OH की पोजीशन यही है, सिवाय तीसरे कार्बेटम में यहाँ पे उल्टा हो जाता है, HO और H। बाकी फिर यहाँ पे H और OH है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, H और OH। तो देखा जाए तो ये कार्बेटम एसिमेट्रिक है, ये कार्बेटम एसिमेट्रिक है, ये कार्बेटम एसिमेट्रिक है और ये कार्बेटम एसिमेट्रिक है। 4 कार्बेटम एसिमेट्रिक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसीलिए है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। फ्रक्टोज में 3 होते हैं, यहाँ पे 4 है। तो ये बात ध्यान रखना, पहला और आखिरी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। What are amino acids? Building block of protein, monomers of protein on electrolysis in acidic medium. The relevant amino acid migrate towards cathode, while in alkaline medium they migrate towards anode. Give reason. Amphoteric behavior आपको समझाना है, कैसे समझाएंगे समझते हैं। भाई एमिनो एसिड आप ले लीजिए, यहाँ पे R 4 वैलेंसी बनाइए, NH2 COH और यहाँ पे H। होगा क्या, ये H यहाँ पे बेसिक ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यूटाराइन। R C, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा COO नेगेटिव। तो ज़्यूटाराइन बन गया, बाइपोलर आयन भी कह लीजिए। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे H लिख देते हैं इसकी जगह, तो ये ग्लाइसिन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्लाइसिन बन जाएगा और इसकी जगह H लिख दें तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइसिन का ज़्यूटाराइन। अब आपने क्या किया, इसको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डाल दिया। तो देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, इसको H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और H पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है RH COOH बन जाएगा और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये कैटाइन की तरह बिहेव करेगा। ये क्या बन गया, कैटाइन, और कैथोड पे जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप बेसिक मीडियम में इसको रखते हैं, तो बेसिक मीडियम का मतलब OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव सेंटर पे। तो पॉजिटिव सेंटर पे जाएगा तो ये क्या करेगा, RC NH2, H पॉजिटिव छूट जाएगा और यहाँ पे COO नेगेटिव ही रह गया और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, वाटर, क्योंकि H यहाँ से मिल गया, OH आपका ये यहाँ पे था ही बेसिक मीडियम में, तो H और OH यहाँ पे आपका, और नीचे आ जाएगा क्या, H। तो ये एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर है ज़्यूटाराइन का। एसिडिक मीडियम में कहता है कैटाइन की तरह बिहेव करता है, कैथोड पे जाता है। बेसिक मीडियम में एनाइन की तरह बिहेव करता है, एनोड पे जाता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज हैं, यहाँ तो एक चार्ज था तो कैथोड एनोड पे आ रहा है। अगर दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो एसिडिक मीडियम में पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच, लेस देन 7, और यहाँ पे पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंटरमीडिएट पीएच है जिसपे कि दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी,
अब ये ना ही कैथोड पे जा रहा है ना एनोड पे जा रहा है, तो जो पीएच जिसपे कि ना ये माइग्रेट करता है एनोड पे ना कैथोड पे, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। मैंने एक आंसर और दे दिया और ये रीजन भी आपको समझा दिया है कि क्या होने वाला है। What is meant by a peptide linkage? डेफिनेशन देखिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज दो एमिनो एसिड के बीच में होती है, CONH बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीडेटिव लिंकेज है, दो मोनोमर्स के बीच में, मोनोसैकेराइड्स के बीच में, सॉरी, जैसे दो ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। Name two water soluble vitamin B or C, their sources and diseases caused due to their deficiency। तो विटामिन बी की सोर्स तो B1 B2 आपको देखना पड़ेगा। जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क होता है, योगर्ट होता है, तो इनमें चीजें चीज होता है, तो इनकी ये, और विटामिन सी की सोर्स सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। और डिजीज विटामिन सी से होती है आपकी स्कर्वी, और विटामिन बी से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, B12 से नर्वस प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आप याद कर लेना हर एक B1 बी, ये B6 B12 इनकी क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। नेम फोर बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में होता है एडेनाइन, ग्वेनाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सिंपल सिंपल कि डीएनए के अंदर कौन सी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो डीएनए के अंदर एक होता है एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन, और आरएनए के अंदर सारी तीन बेसिस तो सेम रहती हैं, AGC, और यहाँ पे U आ जाता है। तो ये डिफरेंस है बस इसके अंदर डीएनए आरएनए में। देन नॉट प्रेजेंट इन आरएनए वो थाइमीन है। नेम टू फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK। DEK, डी का याद कर लो, DEKA, उनकी सोर्सेज भी याद कर लीजिए टेबल से। डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी इन डाइट। तो दो फैट सॉल्युबल में आप नाम ले लीजिए, विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी का उससे बोन प्रॉब्लम, रिकेट्स हो जाता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर कैरेक्टराइजिंग अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर या तो इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे रिड्यूसिंग करता है टॉलरेंस रिएजेंट ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन की। आप कहोगे कि सुक्रोज क्यों नहीं करता, उसके अंदर भी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में कीटोन है। बट क्या होता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, सॉरी हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, तो ये दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप, सिर्फ सुक्रोज की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो डाइसैकेराइड है उनमें एक ग्रुप फ्री होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप बच जाता है या कीटोनिक ग्रुप बच जाता है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग होते हैं या दोनों ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बस यहाँ पे बेस का अंतर होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती हैं, यहाँ पे सिर्फ शुगर और फॉस्फेट का ही बैकबोन होती है। नेम द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, और इसकी वजह है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल से क्या मतलब है, मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसपे ये बेसेस हैं A, T, C और G, तो ये स्ट्रैंड 1 है। स्ट्रैंड 2 जो है, A किसके साथ पेयर अप करेगा, T के साथ, T किसके साथ पेयर अप करेगा, A के साथ, C करेगा G के साथ और G करेगा C के साथ। इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके होते हैं। तो ये अंतर है, इसीलिए ये पहला स्ट्रैंड के आइडेंटिकल नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री, और इसकी वजह है कि बेस जो आपस में पेयर करती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेस पेयरिंग प्रिंसिपल की वजह से ये दो स्ट्रैंड्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। और इसके बाद है आपका एक्सप्लेन, ये हो गया। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर और इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये दो चीजें आपको समझनी है। और पॉलीपेप्टाइड, चलिए वापस आपको किताब पे लेके चलता हूँ।
देखिए इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज के अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये देखिए, एक मैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ बता रहा था ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता, और दूसरा रिएक्शन विद अल्कोहल, दो रिएक्शन याद कर लो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड अल्कोहल के साथ और रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड। डाइसैकेराइड शुरू हो गया, और डाइसैकेराइड के अंदर मैं आपको इन्वर्ट शुगर दिखाता हूँ। ये रहा इन्वर्जन ऑफ सुक्रोस एंड इन्वर्ट शुगर। शुगर जो है सुक्रोस, ये यहाँ पे प्लस 66.5 डिग्री इसका रोटेशन है, पानी के साथ हाइड्रोलाइज हुआ, डी ग्लूकोस और डी फ्रक्टोस आपका बन गया। ऑप्टिकल रोटेशन चेक करिए, प्लस 66.5, और यहाँ पे जब हाइड्रोलाइज हुआ तो ग्लूकोस इतना है और फ्रक्टोस इतना है, तो ऑप्टिकल रोटेशन ओवरऑल माइनस में आ गया अगर आप डिफरेंस लोगे इसका। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो कि ये डेक्स्ट्रो था, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या हो गया, लीवो हो गया, तो क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर मिला है आपको ग्लूकोस और फ्रक्टोस का, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले इसको चेक करिए। आपसे पूछा है इन्वर्ट शुगर क्या होता है, एक होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर और एक होता है इन्वर्ट शुगर। तो दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। जब आप इसको ऑप्टिकल रोटेशन आपने ग्लूकोज सुक्रोज का यहाँ पे चेंज करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिला, तो ऑप्टिकल रोटेशन लीवो रोटेटरी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्जन ऑफ आपका केन शुगर हो गया। तो लिखा है ना, since fructose has greater specific rotation than D-glucose, the entire solution become levorotatory. The optical nature of solution gets inverted. इसको कहते हैं inversion of cane sugar. लेकिन ये जो मिक्सचर मिला है आपको, इक्विमोलर मिक्सचर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो आपको इन्वर्ट शुगर पूछा गया है। दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, जब बहुत सारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं या बहुत सारे एमिनो एसिड जब जुड़ जाते हैं, तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगेन रिफर टू डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ पे आएगी। नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। व्हाई सुक्रोज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज during a formation of glycosidic linkage, both reducing groups of glucose and fructose get destroyed during ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि इन्हीं के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ना तो सुक्रोज में ग्लूकोज का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही वहाँ पे फ्रक्टोज का फ्री कीटोनिक ग्रुप है। तो एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप बिकॉज दे आर यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, इसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से एक्सटर्नल डाइट में लेने पड़ते हैं। नॉन इसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी में बनते हैं ह्यूमन फूड में। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, तो पहले वाले का ग्लाइसिन दे दीजिएगा, नॉन इसेंशियल का, इसेंशियल का एक प्रोलाइन करके है, उसको याद कर लीजिएगा, एक एक एग्जांपल दोनों का। एमिनो एसिड में भी एसिडिक, एल्कलीन और न्यूट्रल। हाउ डज दिस हैपन, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये आपको पता ही है। नेम वन ऑफ ईच, तो वो एक में आप ग्लाइसिन नाम दे दीजिए नॉन एसेंशियल में, और एसेंशियल में प्रोलाइन। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड आपको बताता हूँ, इनके बाहर कुछ आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे एक COH है और एक NH2 ग्रुप है पूरे मॉलिक्यूल में, तो ये है न्यूट्रल। अगर दो COH ग्रुप हो और एक NH2 ग्रुप हो, यानी कि COH ग्रुप का नंबर NH2 से ज्यादा हो, तो वो हो जाएगा एसिडिक, और अगर NH2 का नंबर COH से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। बराबर है तो न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। बराबर है तो न्यूट्रल है, अगर NH2 ज्यादा है तो एल्कलीन, और COH ज्यादा है तो एसिडिक। What is meant by reducing sugar? Again, जो टॉलेंस रिएजेंट ऑफ हेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे। नेम द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से। व्हाट आर विटामिन्स, डेफिनेशन आप याद करिएगा, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो माइन्यूट क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है और रिएक्शंस को कैटलाइज भी करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पेरिनिशियस एनीमिया, शायद B6 होगा, या कन्वर्जेंस B6 होगा, इसका देख लीजिएगा, शायद B1 है।
तो ये चेक कर लेना एक बार। एक काम करते हैं, रुकिए, किताब तो रही सामने, इसको देख लेते हैं। कन्वर्जेंस का आई थिंक सो B6 होना चाहिए, और परनीशियस एनीमिया B12 परनीशियस एनीमिया, और कन्वर्जेंस का B6 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल वीकनेस, नर्वस, लिख रहा शिविल्ड स्किन, यहीं पे आता है कन्वर्जेंस। और एक बार सर्च कर लीजिएगा, आई थिंक सो B6 है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है, Why is essentially the difference between alpha form and beta form of glucose? तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए, ये जो है ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बोटम पे H इधर है, OH इधर है, और ये वाले स्ट्रक्चर में देखो तो फर्स्ट कार्बोटम पे OH इधर है, H इधर है। ये दोनों आपके अल्फा बीटा ग्लूकोज हैं। देखिए बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ये फिशर प्रोजेक्शन में आप चाहते हैं तो हेवॉर्थ में देख लीजिए। हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर है, OH नीचे, और यहीं पे फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, H नीचे, बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं, कुछ नहीं। तो ये बीटा फॉर्म है आपका, और ये अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के इस तरीके से हैं, इन्हें एनोमर्स कहते हैं। और पहले कार्बेटम जिसपे H और OH की पोजीशन डिफर कर रही है, सिर्फ ओनली H और OH की पोजीशन पहले कार्बेटम पे, उन्हें एनोमर्स कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स को। और इस कार्बेटम को एनोमेरिक कार्बेटम या फिर ग्लाइकोसिडिक कार्बेटम के नाम से जानते हैं। एक चीज यहाँ मैं और बताना चाहूंगा, अल्फा ग्लूकोज अगर आप लेके पानी में डाल दें तो तुरंत बीटा में कन्वर्ट होता है, और बीटा फॉर्म अगर प्योर डालेंगे तो अल्फा में कन्वर्ट होगा। थोड़ी देर में आपको एक ओपन यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सर मिल जाएगा। तो आपने देखा अल्फा ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन है +113, और बीटा ग्लूकोज का है +119। तो अगर आप अल्फा ग्लूकोज को रखोगे यहाँ पे तो वो डिक्रीज होके बीटा ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, कम। तो कहीं से भी अगर आप देख लो तो इक्विलिब्रियम मिक्सर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो जनरली हम ग्लूकोज बाजार से लेके खाते हैं ना, वो ये वाला होता है। ना तो अल्फा होता है ना बीटा, दोनों का एक इक्विलिब्रियम मिक्सर होता है। तो ये +52.5 है। तो ये क्या हुआ, अल्फा ग्लूकोज तो कम हो गया 113 से 52, और बीटा ग्लूकोज बढ़ गया, है सारे डेक्स्ट्रो। तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज है इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन, जैसे ही आपने पानी में डाला अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा, एक का बढ़ गया एक का कम हो गया। और ये टाइम के साथ अगर ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसको एक फिनोमिनन कहते हैं जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन अल्फा बीटा ग्लूकोज से ही लिंक्ड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दिया है। तो व्हाट इज इसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा फॉर्म, तो फर्स्ट कार्बेटम पे H और OH की पोजीशन डिफर करती है। डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज मेंट बाय, चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स वो होता है जहाँ पे एमिनो एसिड्स आपके लिंक्ड होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जस्ट अ मोमेंट। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ना, जो प्रोटीन होते हैं उनमें ये एमिनो एसिड्स होते हैं। ये एमिनो एसिड्स आपके इस ऑर्डर में होने चाहिए, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अगर यहाँ पे मैं एक को भी चेंज कर दूं, जैसे मेरे को ये लिखना था लेकिन मेरी बॉडी में ये था तो ये मिल गया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन यानी कि बीमार हीमोग्लोबिन बन जाएगा जो इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशन है, the specific sequence of amino acid held together by peptide linkage। तो इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये देखिए
ये जो एमिनो एसिड है ना, ये तो स्ट्रेट चेन में थे, लेकिन इनके बीच में ऐसा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि CO ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, जो आप अभी देख रहे हैं, ये सामने लिखा हुआ है अल्फा हेलिक्स। और दूसरा होता है आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये देखिए, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरा कर्सर यहाँ पे चल रहा है, ये दूसरा अल्फा हेलिक्स है, ये तीसरा अल्फा हेलिक्स है नीचे पूरा। ये अल्फा हेलिक्स आपस में जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए। तो जब बहुत सारे अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ के शीट बना देते हैं, तो आप इसको बोलते हैं क्या? बीटा प्लीटेड। ये पर्दे की तरह होता है, एक शीट पीछे होगी, एक शीट थोड़ी आगे होगी, एक शीट पीछे होगी, तो प्लेट्स जैसे होती हैं। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं। ये पैरेलल हैं, ये एंटी पैरेलल हैं, पर हम डिटेल में नहीं जा रहे। बस दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स बन रहा है, देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मेन स्ट्रक्चरल, अच्छा, ये पेप्टाइड लिंकेज आप कर ही लोगे। पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मैं आपको दिखा देता हूँ। पायरानो स्ट्रक्चर अभी आपने हेवॉर्थ स्ट्रक्चर देखा था, वापस चलते हैं। ये देखिए, ये पायरान है। पायरान जैसी रिंग ही ग्लूकोज की होती है, तभी से हेवॉर्थ प्रोजेक्शन पायरानोस, ग्लूको पायरानोस बोलते हैं, पायरान से ये रिलेटेड है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछते हैं कि पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट इज द ग्लूकोज स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ रिंग similar to that of pyran, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, since the two anomers of glucose contain a six membered ring similar to that present in pyran, इसीलिए इसको पायरानो स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो यहाँ आंसर आपका लिखा हुआ है कि सिमिलैरिटी है पायरान के साथ। पायरान एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस डीएनए बाई डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस एक देना है तो यही दीजिए। दूसरा अगर आप इसमें बताना चाहते हैं तो डीएनए जो है ये आपका वही बेसिस पे बता दीजिए कि इसके नहीं, इसके अंदर शुगर डीऑक्सी राइबोस होती है, इसके अंदर राइबोस होती है। इसमें थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता, इसमें यूरेसिल होता है थायमीन की जगह। तो ऐसे करके, लेकिन पहला डबल स्ट्रैंडेड हो। आउट ऑफ द फोर बेसिस व्हिच इज कॉमन टू बोथ डीएनए आरएनए, एजीसी एडेनाइन, ग्वेनाइन एंड साइटोसिन। व्हाट इज मेंट बाय पेप्टाइड लिंकेज? बायोकैटलिस्ट में एंजाइम्स की डेफिनेशन आ जाएगी। राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी पढ़ा मिथाइल अल्कोहल और उसके साथ क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको सेकेरिक एसिड मिलेगा। आपको मैंने यहाँ पे रिएक्शंस में दिखाया था, HNO3 के साथ सेकेरिक एसिड आपको मिलता है। इसके बाद है आपका 29 क्वेश्चन, व्हाई इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा ग्लूकोज। पहले कार्बेटम पे H और OH की पोजीशन डिफर करती है। व्हाट इज मेंट बाय पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ये पायरान से रिजेंबल होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पायरानो स्ट्रक्चर, और उसको बना भी सकते हैं आप। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए चाहे तो। वैसे तीन तरह के RNA होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। मैसेंजर मैसेज लेता है डीएनए से कैसा प्रोटीन बनाना है, ट्रांसफर आरएनए ढूंढ ढूंढ के एमिनो एसिड लाता है, और राइबोसोमल आरएनए उसको अरेंज करता है राइबोसोम में, तब प्रोटीन बनते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप, वो आपको मैंने समझा दिया है, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं। नेम द राइट द नेम ऑफ द लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड्स। तो दो एमिनो एसिड को जो लिंक करता है उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। Shanti a domestic doctor, Mr. Anuradha fainted by mopping. Pernicious anemia, सीधे क्वेश्चन देख लो।
ये विटामिन B12 की वजह से होता है. गिव एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी. What are the product of hydrolase or sucrose, glucose and fructose? What are the three types of RNA molecule which perform different functions? Messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. After watching TV programs, this what values देख लीजिएगा क्या करना है. Explain two examples of water soluble vitamin. तो ये B और C है. What is glycosidic linkage? जो दो monosaccharides को आपस में connect करती है. The product of hydrolase or sucrose, again glucose and fructose. तो ये जरा से रह गए हैं, लाइए से भी खत्म कर लीजिए, रिपीटेशन हो रहा है. आफ्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर विटामिन ए एंड सी इसेंशियल फॉर अस? ए नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है हमें, और विटामिन सी जो है वो हमें स्कर्वी से बचाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? अभी हम बता चुके हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन है, और न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस, नाइट्रोजनस बेस. Enumerate the reactions which cannot explain open chain structure. वही आपका आ जाएगा, एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और दूसरा ग्लूकोज के साथ, सॉरी अल्कोहल के साथ. What is peptide linkage? Again definition है. What are essential and non-essential amino acid? Essential वो जो बॉडी में नहीं बनते, और non-essential वो जो बॉडी में बनते हैं. इनके एग्जाम्पल लाइए, अभी किताब सामने ही है, चेक कर लें कहीं छूट ना जाए. एक टेबल बना हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं. देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ एक लिखा हुआ है जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो एस्ट्रिक वाले हैं और बिना एस्ट्रिक वाले. तो एक नाम यहाँ पे देख लेते हैं. ग्लाइसिन आपका नॉन एसेंशियल में हो गया, और एसेंशियल में वेलाइन ना याद कर लीजिए, ठीक है, वेलाइन याद कर लीजिए. एस्ट्रिक में ये भी नाम है, तो आप टेबल भी चेक कर सकते हैं. एक नाम वेलाइन याद कर लीजिए, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल में, ताकि क्वेश्चन में गलत ना कराए कहीं. नेम द टू कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट स्टार्च. स्टार्च के दो कंपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. देखिए एक कंपोनेंट है एमाइलोस, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन. ये इनसॉल्युबल होता है एमाइलोपेक्टिन वाटर में, और एमाइलोस वाटर सॉल्युबल होता है. ये कम से कम आपका अल्फा ग्लूकोस पॉलीमर होता है. स्टार्च का कोई पॉलीमर मोनोमर आपसे पूछे तो अल्फा ग्लूकोस कहिएगा, और अगर इसका पूछते हैं आपसे सेलुलोज का, तो बीटा ग्लूकोस कहिएगा, ठीक है. बट दो कंपोनेंट में एमाइलोस वाटर सॉल्युबल है, ये 15 से 20% होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है ये ज्यादा होता है आपका, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. तो इसके अंदर नेम थ्रू कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट स्टार्च, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन. व्हाट आर एनोमर्स? जहाँ पे पहले कार्बन एटम पे H और OH डिफर करता है. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड pH ऑफ सॉल्यूशन. एसेंशियल एमिनो एसिड वो जो बॉडी के बाहर हमें ऑब्टेन करने पड़ते हैं डाइट के थ्रू, एग्जाम्पल वेलाइन. पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट आपके 200 से ज्यादा हो, जैसे 10 से ज्यादा में पॉलीसेक्राइड आ जाता है. एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. एमिनो एसिड स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे कि आपका ये बनता है प्रोटीन. और एंजाइम्स की प्रॉपर डेफिनेशन याद कर लेना, स्मॉल क्वांटिटी में बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बट मतलब ये याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड? तो डाइसेक्राइड यहाँ पे आपका माल्टोस है. स्टार जो है वो आपका पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी बार आता है. प्रोटीन्स के टाइप कहाँ गए? ये टेबल चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, आपकी किताबों में मिल जाएगा. दिस प्रोटीन पोजेस, ये फाइब्रस प्रोटीन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये गोल गोल स्फीरॉइडल होते हैं. ये आपके स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में, और यहाँ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है यहाँ पे. ये इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे मसल्स हो गए, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन ये एंजाइम्स और हार्मोन पानी में डिजोल्व कर जाते हैं.
और ये स्टेबल ड्यू टू मॉडरेट चेंज इन पीएच, तो थोड़े समय तक तो रेजिस्ट कर लेते हैं, गर्मी पड़ती है मसल खराब नहीं होते, लेकिन हीट कर दो तो हो जाएंगे। तो ये सेंसिटिव होते हैं, ये तुरंत आपके खराब हो जाते हैं। जरा सा बुखार चढ़ता है 2 डिग्री 3 डिग्री, ये खराब हो जाते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है ग्लोबुलर और आपके एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। Name, write the name of vitamin whose deficiency causes bone deformities in children. Bone deformities in children. Vitamin के टेबल को याद करो. Bone deformities in children. I think so. इसको एक बार नेट पे चेक करना, कहीं ये बेरी बेरी तो नहीं है. पैरालिसिस ऑफ लेग्स. और एक विटामिन डी चेक कर लेते हैं, वहाँ ऐसा कुछ है. रिकेट्स और डिजीज रिलेटेड टू बोन्स है. डिफॉर्मेशन ऑफ बोन डेंटिटी, ठीक है, विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर. लेकिन एक बार बेरी बेरी भी चेक कर लेना. वो पैरालिसिस ऑफ लेग्स वो मसल से रिलेटेड है, आई थिंक सो. बोन से रिलेटेड आपका विटामिन डी होता है. ठीक है, तो जहाँ कंफ्यूजन हो तुरंत चेक करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड? तो पॉलीसेकेराइड तो यहाँ स्टार्च है. गिव वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अल्फा हेलिक्स मैंने बताया एक सिंगल हेलिकल फॉर्म है, जिसमें कि एमिनो एसिड्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक दूसरे से लिंक किए थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो कॉइल्ड हो जाता है स्ट्रक्चर पूरा हेलिक्स फॉर्म में. और बहुत सारे अल्फा हेलिक्स जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है. ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा. प्राइमरी और सेकेंडरी अच्छे से कर लीजिए. Write the name of disease caused by deficiency of vitamin B12, pernicious anemia. Write the structural difference between starch and cellulose. तो structural difference में क्या है? starch आपका अल्फा ग्लूकोज मोनोमर का बना होता है और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का बना होता है. ठीक है. स्टार्च का एक कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोज. सेलुलोज तो कंप्लीटली पानी इनसॉल्युबल है. ये एक फूड रिजर्व का काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे वुड और क्लोथिंग. व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. जो न्यूक्लिक एसिड, देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको भूल मत जाना कि यहाँ पे जो आपकी ग्लूकोज फ्रक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कनेक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कनेक्ट करती है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड को कनेक्ट करती है वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड. ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. और तीसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड. ये लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो, दोनों में से कुछ भी. फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये आपका यहाँ पे पूछा जाता है. Give an example of fibrous and globular protein. Fibrous protein में आप मसल फाइबर दे सकते हो, ग्लोबुलर प्रोटीन में आप प्रोटीन और हार्मोन्स बोल सकते हो. लॉक एंड की मैकेनिज्म मैंने अभी आपको समझाया ही है. यहाँ पे एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ किताब के अंदर ही. तो विटामिन शुरू हो गए. ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक साइकिल, लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं. एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंबाइन करिए. अब ये स्क्रीनशॉट ही कर लीजिए इसको. एंजाइम और सबस्ट्रेट को आप यहाँ पे ये देख लीजिए. स्टेप 1 बाइंडिंग एंजाइम और सबस्ट्रेट ES सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. स्टेप 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स, ES EP में आपका चेंज हो गया. और रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया.
तो ये एक्टिव साइट्स हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। ये आपको इसका याद में रखना है। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डेफिनेशन, यहाँ पे किन किन कंडीशंस में काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और एंजाइम की डेफिनेशन जहाँ भी ये दिया है, एंजाइम में बी डिफाइंड एज अ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट इन द लिविंग सिस्टम एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। सो ये मैंने सारे आपके डिस्कस कर दिए हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ी